नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं भैराराम बेनीवाल, सहायक प्रोफेसर श्री परशुराम मदेरणा और राजकीय महाविद्यालय भोपाल का। साथियों, जो एक पिछले वीडियो पर हमारी चर्चा हुई थी, बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम पर हमने चर्चा की थी और उस वीडियो को देखने के बाद आप बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के द्वितीय पेपर पर जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से एफिलेटेड राजकीय एवं निजी विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उनके लिए यानी उनमें अध्ययनरत जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका विषय हिंदी है, उनके लिए भी ये वीडियो उपयोगी है कि कौन कौन से पाठ्यक्रम को किन किन पुस्तकों से कैसे कैसे पढ़ना है। पूरी व्यू रचना आपके लिए प्रस्तुत है, तो ध्यानपूर्वक देखिए। आप सबको विदित है कि कोविड महामारी का जो विकट दौर था, उसमें नियमित क्लासें आज दिनांक तक इस सत्र में नहीं हो पाई है। तो बीए प्रथम वर्ष के जितने भी विद्यार्थी हैं जो जोधपुर संभाग अर्थात बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर जिले में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालयों एवं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में अध्ययनरत प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी वीडियो है। तो साथियों, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मेरे चैनल का नाम है भैराराम बेनीवाल, जिस पर बीए प्रथम वर्ष, बीएससी प्रथम वर्ष, बीकॉम प्रथम वर्ष के जो अनिवार्य हिंदी के पेपर हैं उसके व्याकरण के टॉपिक के वीडियो भी उपलब्ध हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को अलग अलग देख सकते हैं। तो देखिए साथियों, करते हैं चर्चा स्टार्ट। बीए प्रथम वर्ष कौन सा है? बीए प्रथम वर्ष, बीए प्रथम वर्ष जो वर्तमान सत्र में परीक्षाएं होगी उस सत्र के लिए कौन सा विषय है? हिंदी साहित्य विषय है। पेपर कौन सा है? सेकंड पेपर है। और सेकंड पेपर का नाम क्या है, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। स्टार लगा रहा हूँ, सामने तीर का निशान भी कर रहा हूँ। पेपर का नाम है हिंदी कथा साहित्य। हिंदी कथा साहित्य बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय पेपर का नाम है हिंदी कथा साहित्य। और जो प्रथम पेपर था हिंदी साहित्य का, उसका क्या नाम था? प्राचीन हिंदी काव्य। और उसके लिए कौन सी पुस्तक बताई थी? मध्यकालीन कविता का पाठ। 3 इकाइयां उस पुस्तक में से थी और अगली 2 इकाइयों के लिए द्रुत पाठ के 3-3 कवि निर्धारित थे। उनकी सहायक पुस्तकें, मुख्य पुस्तकें, सब पर चर्चा अलग से वीडियो डाल रखा है लाइव। ये वीडियो रिकॉर्डेड है, आज नेट की प्रॉब्लम है इसलिए लाइव नहीं है। तो युवा साथियों देखिए, नोट लगाकर एक बात लिखी हुई है, उस बात को आप समझिए। क्या बात लिखी हुई नोट लगाकर? बात ये लिखी हुई है कि यह प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा। कितने घंटे का होगा? 3 घंटे का। 3 घंटे इसकी समय अवधि होगी, 3 ओवर। और साथ में अंक कितने होंगे? 100 अंकों का ये पेपर होगा। ध्यान पूर्वक देखिए, 100 अंक होंगे और 3 घंटे होंगे। जो पहला पेपर था उसके भी 3 घंटे और 100 अंक थे। ठीक है, तो ये बात आपके क्लियर हुई होगी। अब देखिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं, पाठ्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है ये महत्वपूर्ण बात हम चर्चा कर रहे हैं कि आपके पाठ्यक्रम में जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो पुस्तकें कौन कौन सी है, उन पर चर्चा करेंगे। आपको वो पुस्तकें लानी हैं। तो देखिए भाइयों, सबसे पहली जो पुस्तक है वो है गबन। गबन क्या है? प्रेमचंद, उपन्यास सम्राट है प्रेमचंद, उनका प्रसिद्ध उपन्यास है गबन। वो आपको मूल उपन्यास खरीदना है, गबन। अब साथियों, गबन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है आप सबको पता होगा। गबन का अर्थ है चोरी। यहाँ राजकीय खजाने से चोरी का प्रकरण होता है और रमानाथ और जालपा नाम के पात्र हैं। जालपा गहनों से बहुत अधिक प्रेम करती है और गहनों के प्रेम की पूर्ति यानी गहने अधिक खरीद नहीं पाता है, क्योंकि रमानाथ है जो एक कलरख है और वो फिर सरकारी खजाने से गबन कर लेता है। इस तरह से ये ताना बाना बुना गया है गबन उपन्यास का। मुंशी प्रेमचंद, जिनका मूल नाम क्या था? मूल नाम था धनपत राय। उर्दू में ये नवाब राय नाम से लिखते थे प्रेमचंद जी। तो प्रेमचंद जी ने
उत्कृष्ट कोटि के उपन्यास दिए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख जो किसानों की महागाथा है गोदान है, निर्मला है, कर्म भूमि है, रंग भूमि है, सेवा सदन है, कायाकल्प है और गबन भी है। गबन का रचना काल 1931 है लगभग, मुझे करेक्ट पता नहीं है, फिर भी गबन आपको मूल उपन्यास पढ़ना है और इस उपन्यास से एक पूरी यूनिट है, अर्थात ये उपन्यास 20-22 अंक 24 अंकों का होगा। फिर है दूसरी पुस्तक कहानी एकादशी। किताब का क्या नाम है? कहानी एकादशी। इसमें से पर आपके कुछ कहानियां चुन चुन के ली हुई है, लेकिन आपको किताब यही खरीदनी है। ये किताब है, इसके संपादक कौन है? डॉक्टर विजय लक्ष्मी इनके संपादक है कहानी एकादशी पुस्तक के, और ये प्रगति संस्थान नई दिल्ली से प्रकाशित है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आपको ये 2 पुस्तकें सेकंड पेपर के लिए खरीदनी थी। पहली एक किताब पहले पेपर के लिए बताई थी, मध्यकालीन कविता का पाठ। ये दोनों तीनों ही किताबें लगभग 200-225 रुपए में आपको उपलब्ध हो जाएगी। मैं जोधपुर की बात करूं तो जालोरी गेट में ये पुस्तकें, जो पुस्तक बाजार हैं, 3-4 बड़ी बड़ी शॉप हैं पुस्तक की, वहां पर उपलब्ध हो जाएगी। और भी आपके अलग अलग कस्बे हैं, जैसे भोपालगढ़ में भी उपलब्ध हो जाएगी, सब जगह ये पुस्तकें मिल जाएगी। तो साथियों, पहली बात ये गांठ बांध लीजिए कि ये जो गोल्डन सीरीज वगैरह आती हैं, उन सीरीजों के अध्ययन को बंद करें, मूल पुस्तकें पढ़ें, साहित्य के लिए मूल पुस्तकें पढ़ें, तो आप में संवेदन मानवीयता के गुण विकसित होंगे, सामाजिकता के गुण विकसित होंगे, संवेदनशीलता आप में उत्पन्न होगी। यानी साहित्य समाज का दर्पण है, ये प्रेमचंद जी ने कहा था। तो आपके अंदर साहित्यिक भावनाएं विकसित होगी, धीरे धीरे आप में रुचि पैदा होगी, आपके परीक्षा में अंक भी अच्छे आएंगे। तो मेरे भाइयों, आपको क्या करना है, इसी दूसरी पुस्तक को भी बाजार से खरीदना है। तो पेपर का नाम, अंक योजना हमने बताई, और फिर ये पुस्तकों की चर्चा की कि निर्धारित पाठ्य पुस्तकें कौन कौन सी है कोर्स में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या पढ़ना है। अब हम चर्चा कर रहे हैं भाइयों कि कौन कौन सी इकाई में क्या क्या मैटर आपके दिया हुआ है। देखिए, आपके सामने नंबर 1 इकाई है, इकाई 1। इकाई 1 में क्या है, आप खुद पढ़ चुके हो। इकाई 1 में गबन है, गबन के लेखक प्रेमचंद है, उपन्यास है। यानी पहली इकाई जो 20 अंकों की होगी, उसमें गबन उपन्यास के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे, व्याख्या पूछी जाएगी। इकाई 2 है जो कहानी एकादशी पुस्तक है, जिसकी हमने चर्चा की थी, जिसकी संपादक डॉक्टर विजय लक्ष्मी है, प्रगति संस्थान दिल्ली से प्रकाशित है। वो पुस्तक है, वही लानी है। उसमें जो कहानियां दी हुई है वो पूरी कोर्स में नहीं है, उनमें से कुछ कहानियां कोर्स में है। कौन कौन सी कहानियां हैं वो देखिए साथियों। कहानी 1 है गुंडा। गुंडा किसकी कहानी है? जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी है गुंडा। गुंडे का क्या नाम है? ननकू सिंह है गुंडा। लेकिन वो गुंडा कोई मारकाट नहीं करता है। वो क्या करता है, वो सामाजिक सरोकार के कार्य भी करता है। उसका रौब है, उसका जो चरित्र है, व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, वो बिल्कुल खूंखार है। तो उस कहानी को आप ढंग से पढ़ेंगे तो उसका आपको सरलार्थ समझ में आएगा, भावार्थ समझ में आएगा कि किस प्रकार की कहानी को जयशंकर प्रसाद ने रचा है। फिर देखिए साथियों, यहाँ थोड़ी मिस प्रिंट है। मिस प्रिंट क्या है? पूस की रात है कहानी का नाम, पशु की रात नहीं है। पूस की रात दूसरी कहानी, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। पूस की रात किसकी कहानी है? कहानीकार है उपन्यास सम्राट प्रेमचंद की। पूस हमारे हिंदी में एक महीने का नाम है पोष। पोष माह में हाड़ तोड़ सर्दी पड़ती है। उत्तर भारत में क्या होती है? हाड़ तोड़ सर्दी है। तो पौष मास की जो रात होती है, उस रात में किसान की क्या स्थिति होती है? यानी आप लोगों को पता होगा, आप अधिकतर किसान पृष्ठभूमि से हैं, तो गांव में जो बिजली दी जाती है किसानों को, वो 4 सप्ताह में यानी 3 सप्ताह में एक बार नाइट बिजली मिलती, 7 दिन नाइट में। तो उस कड़ाके की, पौष के माह की कड़ाके की ठंड में किसान 7 दिन रात में किस प्रकार अपने खेतों में फुहारे या पाइप इधर उधर फेरता है। उस समय पहले ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो पहले क्या था कि जो आवारा पशु है, नीलगाय वगैरह, उनका बहुत खतरा रहता था। खेत में खड़ी फसल को वो नुकसान पहुंचा देते थे। तो
हल्कू नाम का एक किसान है, वो अपने खेत में पोष की राहत में क्या है, सो रहा है। अब देखिए मानवीय संवेदना देखिए, प्रेमचंद की कला देखिए, उन्होंने ये दर्शाया है कि उसके पास एक ही फटी टूटी मिर्जई है, मिर्जई यानी कंबल है, और उसी कंबल से उसको गुजारा करना है। उस कंबल से सर्दी रुक नहीं रही है। साथ में एक कुत्ता है, वो भी साथ में वहाँ मौजूद है, कुत्ता भी सर्दी में ठिठुर रहा है। और हल्कू किसान है, जबरा कुत्ते का नाम है, हल्कू किसान का नाम है। दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों ही सर्दी में ठिठुर रहे हैं। तो जो खाट लगाया हुआ होता है खेत के बीचों बीच में, उसके नीचे कुत्ता सो रहा है और ऊपर हल्कू सो रहा है। धीरे धीरे दोनों को सर्दी लगती है, तो हल्कू धीरे से कुत्ते को अपने साथ सुला लेता है, ताकि दो साथ में होने से सर्दी कम लगे। और फिर क्या करता है, सर्दी रुकती नहीं है, और फिर वो क्या करता है, पास में जो पत्ते इकट्ठे हो रखे होते हैं, उन्हीं पत्तों को इकट्ठा करता है, और पत्तों को इकट्ठा करके क्या कर देता है, आग लगा के और तपने लग जाता है, अलाव तापने लग जाता है। और फिर मस्ती सूझती है, कुत्ता और वो दोनों आग के इधर और उधर छलांगे लगाते हैं, पूरे गर्म हो जाते हैं। उस समय बैठे बैठे उसको पता चल जाता है, कुत्ता जो है जबरा, वो आवाजें करने लग जाता है, अर्थात भौंकने लग जाता है। और उसको पता भी चल जाता है कुत्ते को कि कहीं न कहीं क्या हो रहा है, खेत में जानवर घुस गए हैं, आवारा जानवर। ये जानकारी हल्कू को भी पता चल जाती है। हल्कू 2-3 बार खड़ा होकर ट्राई करता है जाने की। जैसे ही 2-3 बार जाने की थोड़े से दूर जाता है आग से, अलाव से, उसको सर्दी लगती है, वापस दौड़ के आता है, अलाव के पास बैठ जाता है। इस तरह से वो अक्रमणीयता का संदेश देती है, आलस का संदेश देती है कहानी, कि वहाँ पर हल्कू बैठा है और निंद्रा अवस्था में नहीं, जागृत अवस्था में है। उधर पशु खेत चौपट कर देते हैं। सुबह हल्कू की घरवाली आती है, पूछती है क्या हो गया, खेत पूरा चौपट कर दिया ना, आप यहाँ सो रहे थे। तो हल्कू क्या बहाना बनाता है, अरे के थने तो खेतरी हुजी है, मैं तो रात ने मरतो मरतो बचियो हूँ, थने ठा है मारा हाथ कहीं हुई, पूरी रात तो पेट दुखियो, बड़ी मुश्किल निकली। तो इस तरह से वो झूठ बोलता है। तो कहानी बहुत ही शानदार तरीके से दी हुई है, ध्यान से पढ़िएगा साथियों। पूस की रात, प्रेमचंद। तीसरी जो हमारे कहानी कोर्स में है, उस कहानी का क्या नाम है, पाजेब। जैनेन्द्र कुमार कैसे कहानीकार है, बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कहानीकार है, मनोवैज्ञानिक तरीके से कहानी प्रस्तुत करते हैं। और ये जो कहानी है वो भी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ध्यान से समझिए, सीधा 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित है कहानी पाजेब। पाजेब किसे कहते हैं, शाब्दिक अर्थ क्या है आप सबको पता होगा। पाजेब कहते हैं नुपुर को। किसे कहते हैं, नुपुर। नुपुर क्या होता है भाइयों, पाजेब कहते हैं, मैं यहां पर लिख रहा हूं नुपुर, शुद्ध रूप से नुपुर ऐसे लिखा जाता है। नुपुर को कहते हैं पाजेब। नुपुर क्या होता है, नुपुर कहते हैं छड़े, पायल को। पायल, पाजेब, छड़े एक ही बात है। तो जैनेन्द्र कुमार ने इस कहानी में बाल मनोविज्ञान का अच्छा और सांगोपांग वर्णन किया है। आप जब देखोगे, इस कहानी को पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि मुन्ना मुन्ना जो नाम का लड़का, आशुतोष नाम का लड़का है, आशुतोष मुख्य पात्र है, उसका पुत्र होता है। और मुन्नी जो लड़की है, उसके लिए बाजार से मुन्नी की बुआ कोई पाजेब लाती है, और वो पाजेब क्या है कि कहीं इधर उधर घर वालों से रख दी जाती है। फिर घर वाले आशुतोष जो लड़के हैं, छोटा लड़का है, जो बच्चा है, उस पर शक करते हैं कि उसने पाजेब किसी को दे दी न, किसी को गमा दी न, क्या पाजेब बाजार में बेच के पतंग खरीद ली। घर वाले उसको डांटते हैं, पीटते हैं, कोठरी में डाल देते हैं। तो उस बालक के मन पर क्या क्या भाव आते हैं, बालक उस पर क्या प्रतिक्रिया प्रकट करता है। कभी बालक कहता है, तूने, उसको पूछा जाता है पाजेब तूने ली, पाजेब तूने बेच दी, हूँ हाँ, ऐसे जवाब देता है। क्योंकि उसको 5-6 दिन 10 दिन तक बहुत तंग किया जाता है, प्रेशर दिया जाता है। तो ये बाल मनोविज्ञान की कहानी है, पाजेब पढ़िए। नेक्स्ट है, बहुत ही अच्छी कहानी है, ये यशपाल की कहानी है साथियों। यशपाल कौन है, यशपाल भी प्रसिद्ध कहानीकार हैं। पर्दा, पर्दा क्या होता है, प्राचीन काल में पर्दा प्रथा भी चलती थी, घर के अंदर भी दरवाजे पे पर्दे लगे हुए होते हैं। तो इस कहानी की भी रोचक घटना है कि एक जो ठीक ठाक रईस घर के सदस्य थे, मुल्ला जी उसका में पात्र वगैरह हैं, तो उनके घर पर पर्दा लगा हुआ रहता था।
पर्दा धीरे धीरे उनकी जो रईसाई थी वो कम हुई, परिस्थितियाँ बदली, वहाँ पर्दे की जगह बोरियाँ जिसे टाट कहते हैं उनका फटा टूटा पर्दा, इस तरह से इस कहानी में वर्णन है। फिर है 5 नंबर कहानी रोज, जो किसकी है? अगे की। अगे का पूरा नाम प्रिय साथियों आपको पता होना चाहिए। क्या नाम है पूरा? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। अगे का अगे नाम क्यों पड़ा? अगे क्रांतिकारी कवि थे और स्वतंत्रता आंदोलन के समय इनकी किसी रचना को लेकर, हालांकि बम बनाने से संबंधित कोई घटना ही थी, उससे संबंधित इनको जेल की सजा हो गई। ये जब जेल में थे तो जेल में बैठे बैठे इन्होंने कुछ कहानियाँ फलों की टोकरियों के साथ बाहर की ओर प्रेषित की, और वो कहानियाँ धीरे धीरे विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपनी शुरू हुई। तो उस समय क्या है कि लेखक का नाम नहीं था, तो संपादकों ने क्या नाम दे दिया? अज्ञात। और वही अज्ञात शब्द धीरे धीरे अगे में कन्वर्ट हो गया और ये इसी उपनाम से प्रसिद्ध हो गए। इन्होंने 1968 में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग, जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय 1992 से पहले जोधपुर विश्वविद्यालय नाम से प्रसिद्ध था, उसमें हिंदी विभाग में अध्यापन कार्य भी करवाया था। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे इस विश्वविद्यालय में अगे जैसे महानतम जो साहित्यकार हैं, कवि हैं, वो रहे हैं। तो अगे की जो कहानी है रोज, रोज नाम से ही पता चल रहा है हर रोज, जैसे हम कहते हैं ना मेरे साथ रोज ही ऐसे होता है, मैं सुबह उठता हूँ रोज 6 बजे, तो रोज शब्द वही है। इसी शीर्षक पर कहानी बुनी गई है। मालती और मालती के बच्चे, उनके डॉक्टर पति, उनके बारे में ये कहानी घूमती है। मालती की जो दिनचर्या है वो एक मशीन और यंत्र की तरह चलती है। वो मालती उस जीवन से ऊब चुकी है। तो प्रिय साथियों, ये 5 कहानियाँ इकाई 2 में हैं। आगे की कहानियों के बारे में पढ़िए। आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इनके पीडीएफ में मेरे कॉलेज के ग्रुप में डाल दूंगा। यदि और भी किसी की साथी को इनके पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे YouTube चैनल पर उस वीडियो के लिंक में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको ये चीज़ें पूरी भेज दूंगा। मेरा मूल उद्देश्य है कोविड के कारण जो छात्र वंचित रह गए हैं उनको पूरी जानकारी दी जाए। देखिए साथियों, इस दौर में सबसे महत्वपूर्ण यही चीज़ है कि मुझे कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, ये निर्णय करने के उद्देश्य से मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। ये वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ। तो प्रिय साथियों, आप मुझे मैसेज कहाँ पर डालेंगे? मैसेज केवल आपको YouTube चैनल पर डालना है, तो मैं आपको इसकी PDF भी उपलब्ध करवा दूंगा। देखिए साथियों, इकाई 3 पर चर्चा करते हैं। हाँ, तो प्रिय साथियों, इकाई 3 कहानी एकादशी थी, उसी पुस्तक से हैं। और इसमें कौन कौन सी कहानियां हैं? नंबर 1 कहानी है लाल पान की बेगम। फणीश्वर नाथ रेणु जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, इनका उपनाम क्या है? रेणु है। और ये बिहार के पूर्णिया जिले के निवासी थे। कहाँ के? बिहार के पूर्णिया जिले। और पूर्णिया जिले में कौन सा गांव था? ओराही हिंगना। ओराई हिंगना गांव के निवासी थे। इन्होंने हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास लिखा। आंचलिक उपन्यास कौन सा था? बहुत प्रसिद्ध है, 1954 में लिखा गया, और जिसका नाम क्या था? मेला अंचल। मेरे दोस्तों, मेला अंचल हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है, जिसमें बिहार के पूर्णिया जिले की ओराई हिंगना गांव की इर्द गिर्द देसी भाषा, देसी शब्दावली और महामारियों का वर्णन किया है। तो इनकी प्रसिद्ध कहानी है लाल पान की बेगम, इसको आपको पढ़ना है। दूसरी कहानी है जो पहाड़ नाम से है, और निर्मल वर्मा की कहानी है। निर्मल वर्मा भी बहुत अच्छे साहित्यकार हुए हैं। इनका भी साहित्य हिंदी की अमूल्य धरोहर है।
तीसरी कहानी है जो बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, अमृतसर आ गया। ये भीष्म साहनी की है और भीष्म साहनी ने भारत पाक विभाजन अर्थात विभाजन के बाद विस्थापन की समस्या या विभाजन से जो जो लोगों ने पीड़ाएं झेली है उस पर आधार रख के साहित्य लिखा है और उस साहित्य के मेल का पत्थर है ये कहानी। ये भारत पाक विभाजन की समस्या को लेकर लिखी गई है, अमृतसर आ गया। तो प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है कि अमृतसर आ गया कहानी की मूल विषय वस्तु क्या है, तो विभाजन की समस्या को आधार बनाकर ये कहानी लिखी गई है। चौथी जो कहानी आपके इसमें कोर्स में है इकाई 3 में, टोटल 10 कहानियां हैं। आप लोगों के आनंद आ जाएगा इन 10 कहानियों के 2-2 3-3 बार पढ़ लोगे ना तो आप कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ोगे, सब प्रश्न हो जाएंगे। केवल पढ़ लो और उसके बाद अपने मन से बैठ के क्या करना है, आपको इन कहानियों का शीर्षक बनाना है, शीर्षक है उस शीर्षक को और पूरी कहानी को ध्यान में रखकर आपको केवल क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना और साथ में लिखना है, सार लिखना है कहानी का। अगली कहानी है दिल्ली में एक मौत। इसके प्रसिद्ध लेखक है कमलेश्वर। कमलेश्वर की एक प्रसिद्ध रचना और हुई है उपन्यास, और वो उपन्यास कौन सा था, कितने पाकिस्तान पर कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला सन 2003 में, शायद 2002-3 के आसपास है। तो दिल्ली में एक मौत इस शीर्षक से इनकी कमलेश्वर की कहानी। और लास्ट कहानी है 5 नंबर वापसी, जो उषा प्रेमवंदा की कहानी है। बहुत अच्छी कहानी है कि गजादार बाबू नाम से एक व्यक्ति होते हैं जो रेलवे में नौकरी करते हैं और जीवन के 60 अर्थात 40 साल रेलवे में सरकारी सेवा में देते हैं। जब घर आते हैं तो उनकी घर में क्या दिशा रहती है, इनको लेकर पूरी कहानी रची गई है। तो मेरे प्रिय साथियों, इकाई नंबर 3 में ये टोटल 5 कहानियां हैं और इकाई 2 में भी 5 कहानियां थी। इन 10 कहानियों को पढ़ने के लिए कहानी एकादशी पुस्तक लाएं और ये लगभग 50 नंबर की 2 यूनिट हैं, 20-20 नंबर प्लस छोटे प्रश्न मिला के, और बहुत ही विस्तार से आपको इनको पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे इकाई 4 और इकाई 4 पर। पहले इकाई 4 पर चर्चा। प्रिय साथियों, इकाई 4 में क्या है चीज कोर्स में, द्रुत पाठ। द्रुत पाठ क्या होते हैं? द्रुत पाठ ऐसे पाठ जिनको आप त्वरित गति से पढ़ सकते हो, यानी कुछ प्रसिद्ध कवियों का विवरण त्वरित गति से पढ़ लो, वो कहलाते हैं द्रुत पाठ। तो मेरे साथियों, द्रुत पाठ नंबर इकाई 4 में 3 कवियों को शामिल किया गया। पहले कवि का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका उपनाम क्या है? गुलेरी। गुलेरी जी इनका उपनाम है। ध्यान पूर्वक देखिए, गुलेरी जी कहाँ के निवासी थे? जयपुर के निवासी थे। हालांकि बाद में उनकी जन्मस्थली और शिक्षण जयपुर के आसपास, जयपुर अजमेर, और उसके बाद कर्मस्थली काशी की तरफ रह गई थी। लेकिन इन्होंने 3 कहानियां लिखी थी। इन तीनों कहानियों को बहुत प्रसिद्धि मिली। सबसे पहली कहानी कौन सी है? उसने कहा था। बहुत अच्छी कहानी है और ये आप कहानी पढ़ोगे तो पहली बार पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगी। ये प्रथम विश्व युद्ध के समय की विश्व युद्ध की विभीषण और उनके बारे में विवरण है। 1915 में लिखी गई थी और आदर्श और सात्विक प्रेम की बाइबल की तरह इनको माना जाता है। उसने कहा था। दूसरी कहानी है बुद्धू का कांटा, और उसके बाद है तीसरी कहानी सुखमय जीवन। तो इन्होंने केवल 3 ही कहानियां लिखी, लेकिन इन्होंने इन 3 कहानियों से इतनी अधिक प्रसिद्धि पाई जिसकी कोई सीमा नहीं है। महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। तो मेरे मित्रों, कुछ हिंदी के आलोचकों ने तो उसने कहा था को हिंदी की पहली कहानी तक मान लिया था, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। टोकरी भर अंडे करके एक ऐसी कोई कहानी है, उसको हिंदी की पहली कहानी मानते हैं कुछ साहित्यकार। तो इन कवियों चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी, जो द्रुत पाठ के जितने भी कवि, आपको उनको कैसे पढ़ना है? उनको आपको एक तो देखना है उनका जीवन परिचय, जन्म, मृत्यु, शिक्षा, दीक्षा, जो भी, और एक साहित्यिक परिचय, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, जो भी उन्होंने साहित्य दिया है उसके बारे में, और फिर उनका विश्लेषण करना है, भाषा शैली और किस युग के कवि हैं, पूरा सार रूप से, या कोई उनकी प्रसिद्ध रचना है तो उनके बारे में विवरण आपको।
दूसरे जो कवि हैं द्रुत पाठ में सुदर्शन और तीसरे हैं रांगेय राघव। और रांगेय राघव का संबंध राजस्थान से भी रहा है, आप लोगों को पता होगा। और रांगेय राघव ने भी आंचलिक उपन्यास लिखा था, क्या नाम था, धरती दोरारी ऐसा कुछ है यार, गरोंदा, गरोंदा इनकी ही प्रसिद्ध रचना है। गरोंदा इनका मुर्दों का टीलान ऐसे करके काफ़ी साहित्य है, वो चर्चित है, प्रसिद्ध हैं इनके। तो इन 3 द्रुत पाठ के कवियों को आप इकाई 4 में पढ़ोगे। और इकाई जो 5 है, इकाई 5 है तो द्रुत पाठ के कौन कौन से कवि प्रसिद्ध है जो आपके कोर्स में है। मौन राकेश ने जिस तरह से चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 3 कहानियाँ प्रसिद्ध है, ठीक उसी तरह के इनके 3 नाटक प्रसिद्ध हैं, बहुत अच्छे नाटक हैं। ये पहला है नाटक उनका आषाढ़ का एक दिन, दूसरा लहरों का, आषाढ़ का एक दिन, दूसरा मैं लिख रहा हूँ लहरों का राजहंस, हंस पे केवल एक बिंदी आएगी, वो ध्यान रखें। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पर, अब मैं साफ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पूरा साफ हो जाएगा। राजहंस, लहरों का राजहंस इनका दूसरा उपन्यास है। और जो तीसरा उपन्यास है इनका वो बहुत प्रसिद्ध है, आधे अधूरे, सॉरी उपन्यास क्या, नाटक आधे अधूरे। तो मेरे प्रिय साथियों, इनके 3 नाटक बहुत प्रसिद्ध है, हालांकि इन्होंने कहानियां भी लिखी और भी साहित्य लिखा, मोहन राकेश। तो पहले द्रुत पाठ के कवि है मोहन राकेश, दूसरे हैं मार्कंडे की भी बहुत अधिक कहानियां प्रसिद्ध है। और राजेंद्र यादव और मनु भंडारी आपस में पति पत्नी थे, हालांकि बाद में अलग हो गए। राजेंद्र यादव और मनु भंडारी ने मिलकर उपन्यास भी लिखा एक, जिनका नाम था 1 इंच मुस्कान। राजेंद्र यादव की भी बहुत सारी है जो कहानियाँ प्रसिद्ध है। राजेंद्र यादव की जो सबसे अधिक प्रसिद्ध कहानी है वो है परिंदे। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोर्स में रहती है, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, कॉलेज प्रोफेसर, MA में, BA में, 10वीं 12वीं सब जगह। तो ये आपके 2 इकाइयाँ द्रुत पाठ की हैं, इनका भी विवरण आपको पढ़ना है। और पहले की 3 इकाइयों के लिए 2 पुस्तकें थी, गबन और कहानी एकादशी। अब मैं आगे अंक की योजना पर चर्चा करूंगा अगली स्लाइड में। देखिए तो मेरे साथियों, मैंने यहाँ पर लिख रखा है, क्या लिख रखा है, प्रश्न पत्र एवं अंक विभाजन। प्रश्न एवं अंकों का विभाजन कैसे करना है, यानी किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, कैसे कैसे फॉर्मूला रहेगा वो समझिए। प्रश्न एवं अंक विभाजन। खंड क क्या है, पहला खंड क में क्या चीज रहेगी, प्रत्येक इकाई से 2-2, प्रत्येक इकाई से क्या रहेंगे, 2-2 प्रश्न। 5 इकाइयां बताई थी, गबन की पहली, दूसरी, तीसरी कहानी एकादशी की। अगले 2 कौन से रहे थे, अगले 2 रहे थे द्रुत पाठ के यूनिट। इन 5 यूनिटों से प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न रहेंगे, कितने, 2-2, कुल कितने हो गए, 10 प्रश्न। कैसे होंगे, लघुत्तरी एवं अति लघुत्तरी टाइप के, यानी जिनके उत्तर आपको कितने शब्दों में देने हैं, केवल 30 शब्दों में देने हैं, लास्ट 30 शब्द। और एक लाइन जब हम कॉपी में लिखते हैं तो उसमें यदि कोई छोटे अक्षर लिखता है तो उसके 10 शब्द आएंगे, नहीं तो 7-8 शब्द आएंगे। तो 3 लाइनों में आपको समेटना है उत्तर। तो प्रत्येक कितने होंगे, 10 × 2, टोटल 20 अंकों की होगी ये योजना, लघुत्तरी या अति लघुत्तरी प्रश्न। अब खंड ख देखिए, खंड ख का क्या फॉर्मूला है, इकाई 1, 2, 3, कितनी इकाई है, पहली, दूसरी, तीसरी। तो पहली तो गबन की, 2nd पेपर की बात करूं तो पहली गबन की, और दूसरी और तीसरी कौन सी थी, कहानी एकादशी की। तो पहली तो थी गबन की, तो गबन की जो थी पहली और 2 अगली में क्या है, इन निर्धारित पाठ्य कृतियों में से विकल्प सहित, प्रिय साथियों क्या पूछा जाएगा, विकल्प सहित एक व्याख्या पूछी जाएगी। व्याख्या क्या पूछी जाएगी, व्याख्या। पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट में गबन प्लस 10 कहानियों में से विकल्प सहित व्याख्या पूछी जाएगी। व्याख्या के लिए आप 2-3 बार कहानी पढ़ लोगे तो आप आराम से पहचान लोगे।
आपको कोई भी कहानी का या उपन्यास का अंश दे के पूछेंगे कि ये अंश या ये पैरा कहाँ से लिया हुआ है, तो आपको उस कहानी का नाम, उसके लेखक का नाम सहित बताना पड़ेगा। यदि उपन्यास है तो उपन्यास का, कि यह कहानी या यह उपन्यास प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी पूस की रात में से लिया हुआ अंश है या उद्धृत हैं, इसके लेखक प्रेमचंद हैं। तो आधे नंबर तो व्याख्या के, व्याख्या 3 हिस्सों में विभाजित हुई है। पहली में तो आपको क्या लिखना होता है, पहली में तो लिखना होता है प्रसंग एवं संदर्भ। क्या लिखना है? प्रसंग एवं संदर्भ पर बातचीत होनी चाहिए, प्रसंग एवं संदर्भ। दूसरा जो व्याख्या का अंश है वो होगा उसकी व्याख्या करनी है डिटेल से। और लास्ट तीसरा अंश है व्याख्या का, वो किस पर लिखना है? विशेष बिंदु कोई आए हैं तो उनका विवरण करना है। तो मान लीजिए 6 नंबर की व्याख्या है तो 2 नंबर प्रसंग एवं संदर्भ के हो जाएंगे, 2 नंबर व्याख्या के हो जाएंगे, 2 नंबर विशेष के हो जाएंगे। तो इस दृष्टि से आपको व्याख्या करनी है। व्याख्या के लिए क्या ध्यान रखना है? केवल और केवल आपको बार बार कहानियों और उपन्यास का अध्ययन करना, ताकि आप एग्जाम में आए जो विकल्प सहित आएंगे, कोई 2 में से 1 करना है तो आप आराम से पहचान कर लोगे। तो इकाई 4 और 5 में से निर्धारित जो कथाकार हैं, अर्थात द्रुत पाठ के 3 जो कथाकार हैं, 6 कथाकार, उनसे क्या आएंगे? विकल्प सहित 1 प्रश्न आएंगे। कुल 2 प्रश्न ये हो गए और 3 तो हो गई व्याख्या। इस सेक्शन में क्या आएगा? खंड ख में 3 व्याख्या और 2 प्रश्न। 2 प्रश्न ये सभी क्या रहेंगे? ये विकल्प सहित रहेंगे। विकल्प सहित मतलब आपके पास 1-2 विकल्प रहेंगे, कोई एक करना। तो भाइयों ये टोटल 5 चीजें हो गई। इन 5 चीजों पर लिखना कितने शब्दों में है? 250 शब्दों में लिखना है। मैटर व्याख्या करनी है तो 250 शब्दों में, और प्रश्न के उत्तर करने हैं तो 250 में। तो 5 × 7 अर्थात प्रत्येक कितने अंकों का होगा? 7। टोटल कितने अंक हो गए? 35। 35 यहाँ हो गए, 20 यहाँ हो गए, 55 अंकों का मैटर हमने पढ़ा। अब देखिए मेरे प्रिय साथियों, मित्रों, खंड ख में क्या है? इकाई 1, 2, 3, इकाई 1, 2 और 3 में जो निर्धारित पाठ्यकृतियां और कृतिकार हैं, उनमें से 5 आलोचनात्मक प्रश्न, 5 आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल कितने पूछे जाएंगे? 5। किन में से? केवल 1, 2, 3 में से। इकाई 1, 2, 3 में से कितने पूछे जाएंगे? 5। और करने कितने हैं? केवल 3 करने हैं। 3 करने हैं, लेकिन उनकी शब्द सीमा कितनी है? 500 शब्द सीमा है। यानी एक प्रश्न का उत्तर 500 शब्दों में होगा। तो 15 नंबर का एक प्रश्न होगा। 3 × 15 कितने हो गए? 45। 45 अंकों का ये खंड ख रहेगा। तो आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों 3 भागों में विभाजित रहेगा, खंड क, ख और ग। क्लियर? अब मैं कुछ सहायक पुस्तकों पर चर्चा करूंगा, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रिय युवा साथियों, आप लोग देखिए, यहाँ सहायक पुस्तकों की बात है, अर्थात यहाँ आपको पढ़ने के लिए कौन कौन सी सहायक सामग्री लेनी है यूज में। यदि आप किसी लाइब्रेरी में, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में बैठते हैं तो इन सहायक सामग्री का अध्ययन कर सकते हैं। पहली जो सहायक सामग्री है वो है प्रेमचंद और उनका युग। नाम भी बोल रहा हूँ, थोड़ा दिखने में आपको क्लियरिटी कम दिख रही होगी क्योंकि इसी कलर की स्याही का पेन यूज में ले लिया है। तो प्रेमचंद एवं उनका युग रामविलास शर्मा की क्या है? पुस्तक है, उसको आप पढ़ सकते हो। ये प्रेमचंद के बारे में आलोचनात्मक अच्छी पुस्तक है रामविलास जी शर्मा की। दूसरी जो पुस्तक है हिंदी कहानी उद्भव और विकास, सुरेश जी सिन्हा की कहानी है। हिंदी कहानी उद्भव, ये भी कहानियों के बारे में है। तीसरी जो सहायक पुस्तक है हिंदी कहानी की शिल्प विधि का विकास, यानी शिल्प कहते हैं कहानी निर्माण कला, और इसके लेखक है लक्ष्मीनारायण जी लाल। चौथी जो पुस्तक है कहानी प्रकृति और पाठ, ये सुरेंद्र उपाध्याय की पुस्तक है। पांचवी जो पुस्तक है कहानी स्वरूप और संवेदना, राजेंद्र यादव, ये भी बहुत अच्छी किताब है। अर्थात आप ये कहानी की किताब भी पढ़ें
प्रेमचंद के बारे में ये कहानी की किताब का मैटर भी पढ़ें, ये भी पढ़ें, ये भी पढ़ें। और लास्ट जो 6वीं पुस्तक यहाँ सहायक सामग्री में दी हुई है, हिंदी कहानी की रचना प्रक्रिया क्या है, परमानंद श्रीवास्तव की। ये पुस्तकें आपको, यदि आप गहन अध्ययन करने के इच्छुक हैं, यदि आप नियमित अध्ययन करते हैं, तो साथ में इन पुस्तकों को पढ़ेंगे तो आपके अंदर समझ विकसित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यूअर्स साथियों। मैं मेरा परिचय दे दूंगा आपको। भैराराम बेनीवाल, मैं राजकीय महाविद्यालय भोपालगढ़ में प्रोफेसर लगा हुआ हूँ, सहायक प्रोफेसर, और मेरा हिंदी विषय है साहित्य और अनिवार्य हिंदी। तो मैं नियमित रूप से यूट्यूब पर इनके मैटर डाल रहा हूँ। आप जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखते हो, ये वीडियो जेएनयू के जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर जिले में अध्ययनरत सभी जेएनयू से संबंध महाविद्यालयों के विद्यार्थियों तक पहुंचाने का गुरुतर कार्य आपको करना होगा। थैंक यू, धन्यवाद। आगे जब हमारे ये प्रथम वर्ष का वीडियो आएगा, जो सिलेबस बताया उसी सिलेबस में किसी न किसी विषय पर लेकर चर्चा होगी। थैंक यू, बाय।